ये अब तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके ड्रॉबैक, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स किए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। पर अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का शुरू होने जा रहा है, दैट इज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल ने थॉमसन में ड्रॉबैक निकाले, अपना मॉडल दे दिया। अब बोहर एटॉमिक मॉडल आया, पर उससे पहले हमने ये देखना है कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या ड्रॉबैक थे। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या लिया बच्चों, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया कि सोलर सिस्टम में जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, पर सोलर सिस्टम में क्या है बच्चे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, पर जो अपना एटॉमिक सिस्टम है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, पर दे आर द चार्ज्ड पार्टिकल। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या चेंज कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड, और जब वो रिवॉल्व कर रहा है अपनी क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन। जब बच्चे डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो क्या हो रहा है, जो चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेट्स हो रहा है। ठीक है, फास्ट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी किससे ले रहा है, अपने से ले रहा है, इलेक्ट्रॉन। और धीरे धीरे क्या होगा, जो ये इसका ऑर्बिट है वो छोटा होता चला जाएगा, सर्कुलर पाथ छोटा होता चला जाएगा, और एट लास्ट क्या होगा, जब छोटा होता चला गया और एट लास्ट किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मीन्स रदरफोर्ड ये नहीं एक्सप्लेन कर सका कि एटम जो है वो स्टेबल क्यों है, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर रहा। ठीक है, एक तो उसका ये ड्रॉबैक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। और सेकंड उसका ड्रॉबैक है बच्चों, जो हाइड्रोजन के अलावा एटम्स हैं उनका स्पेक्ट्रा नहीं एक्सप्लेन कर सका, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि इतनी लाइंस क्यों हैं मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास दैट इज द बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था, बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग भी सेम ही है, भी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। पर अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी वो स्टेशनरी स्टेट है, ना ही एनर्जी लूज कर रहा है और ना ही एनर्जी वो गेन कर रहा है। मीन्स दीज स्टेट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड। सेकंड क्या हो गया बच्चों, these electrons are revolving in a circular path, these circular paths are called orbits। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, जो ये एनर्जी स्टेट्स है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कौन सी स्टेट है, दैट इज द स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट्स बच्चों एंट्रेंस में याद रखना है, इन स्टेशनरी स्टेट इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेशनरी बट इट्स एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, और उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, मल्टीपल में क्या याद रखना है, इन स्टेशनरी स्टेट इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेशनरी, इट इज रिवॉल्विंग बट इट्स एनर्जी इज फिक्स। ठीक है, और बच्चों जो एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है -2 पाई स्क्वायर me4 over n square h square. This is for hydrogen atom. En is -2 pi square me4 over n square h square and negative value है। और बच्चों for hydrogen like atom En is -2 pi square me4 over n square h square into z square। हाइड्रोजन लाइक एटम मीन He+1 लिथियम +2। ठीक है, वहां क्या लगा देंगे, Z2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और En की वैल्यू कांस्टेंट है,
इसकी वैल्यू बच्चों याद रखनी है, ई एन इक्वल टू -1312/n² किलो जॉल per mole. For hydrogen atom, value of energy is -1312/n² kilojoule per mole for hydrogen atom, and En equal to -n² into z² kilojoule per mole for hydrogen like atom. बस एक यही वैल्यू याद कर लो, या बच्चों यही एक ये भी याद कर लेना, -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पर जनरली किलो जॉल में या जॉल्स में ही वैल्यू याद करना। अब यही एक और एंट्रेंस का क्वेश्चन आ जाएगा, वाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज नेगेटिव। हमने क्यों -2π² me4/n²h² ली है। ठीक है, या क्या याद रखना है बच्चों, जब हम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले रहे हैं, कौन से डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले रहे हैं फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट्स एनर्जी आर्बिट्रेरली टेकन एज 0। इसकी एनर्जी आर्बिट्रेरली क्या ले रहे हैं हम, 0। आर्बिट्रेरली का क्या मतलब होता है बच्चे, तो आपको ना समझाती हूँ। आर्बिट्रेरली मीन्स, कई जगह आपने पढ़ा होगा आर्बिट्रेरली मीन्स, जैसे हमें हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे हेड को हम हेड बोलते हैं, नोज को नोज बोलते हैं, आईज को आईज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कोई रूल नहीं है इसको बोलने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, सोसाइटी ने फिक्स कर दिया कि इस पोर्शन को ये बोलना है, हम बोलने लगे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरली। मीन्स अगर साइंटिस्ट ने मिलके ऐसे फिक्स कर लिया, उसको हमने क्या कह दिया, आर्बिट्रेरली फिक्स। कि जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, तो उसकी एनर्जी को हमने आर्बिट्रेरली क्या फिक्स किया, 0। पर रियलिटी में तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, क्या है, नियर टू द न्यूक्लियस, मतलब क्लोज टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। इस करके हम 0 से कम एनर्जी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके, अगर 0 से कम एनर्जी है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब ध्यान रखना है कि एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 है और क्लोजर टू द न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इस करके हम एनर्जी की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव। एक तो ये एंट्रेंस का क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा बच्चे ये ध्यान रखना है, हमने वैल्यू लिया है En, जो हमने कैलकुलेट किया -1312/n² किलो जॉल पर मोल फॉर हाइड्रोजन एटम। E1 कितना हो गया, -12/1 किलो जॉल पर मोल। E2 इज -1312/4, E3 इज -1312/9। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम कर रही हूँ। जब हम स्केयर से डिवाइड करते हैं ना बच्चों, जो वैल्यू है वो ई की कम होती जा रही है। ठीक है, माइनस में है तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ई की वैल्यू कम अगर माइनस में हो रही है तो क्या हो रही है, इंक्रीज। आप देखोगे जो गैप है बिटवीन E2 E1 एंड E3 E2, जो गैप है वो डिक्रीज हुआ जा रहा है, क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, बाय स्केयर। ठीक है, जैसे ये -1312 आ गया और E2 का आया बच्चे -328, E3 इज -145.8 किलो जॉल पर मोल। मतलब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस कम है एज कंपेयर टू डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1। मतलब डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1 इज मोर देन E3 एंड E2। अब याद रखना है एंट्रेंस के लिए, विद दीज एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली प्लेस्ड। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर सेकंड है बच्चों, द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला Rn इक्वल टू
ए नॉट इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड, आर नॉट इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड, और एन क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के साथ साथ में ही लिखवा रही हूँ, हीलियम +1 आ जाए, लिथियम +2 आ जाए, उसका भी साथ हो जाएगा। फिर फर्स्ट ऑर्बिट आर नॉट इक्वल टू ए नॉट, याद रखना है बच्चे, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है 0.529 एंगस्ट्रॉम। फिर आपका आर एन क्या हो गया बच्चों, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड, और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा, और आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0.529 एन स्क्वायर। ये आ जाएगा रेडियस ऑफ द फर्स्ट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बच्चों थर्ड पॉइंट है जो वेलोसिटी है, दैट इज कैलकुलेटेड वी नॉट इंटू जेड ओवर एन, ठीक है, वी एन इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड ओवर एन। जेड सेम हो गया एटॉमिक नंबर, और वो जेड की वैल्यू बस हाइड्रोजन वैसे तो 1 नहीं यूज होगी, पर ये अभी हीलियम अगर +1 है या लिथियम +2 है वहां चेंज हो जाएगी, और एन क्या हो जाएगा, दैट इज द ऑर्बिट। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्बिट वी नॉट इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर वी नोट क्या हो गया बच्चे, वी एन इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁸8 जेन ओवर एन। अब मल्टीपल के लिए ये भी याद रखना है कि ई एन किसके प्रोपोर्शनल है ना, ई एन क्या था, प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ठीक है, ई एन वाज प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। और बच्चों रेडियस आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ओवर जेड, एंड वी एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड ओवर एन। ये चीजें फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ में ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कराऊंगी, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है याद रखना है, जो एनर्जी है वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इन्फाइनाइट पे हमने आर्बिट्रेरली 0 मानी हुई है, और उससे कम डिस्टेंस पे क्या होगी, नेगेटिव। सेकंड पॉइंट एंट्रेंस के लिए क्या याद रखना है बच्चे, जो गैप है दैट इज नॉट सेम बिटवीन E2 E1 E3 E2 एंड E4 E3, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी और रेडियस, ये वैल्यूज याद रखनी है। और ये एंट्रेंस के लिए प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, radius is directly proportional to n square, and velocity is also inversely proportional to n, ठीक है। this is the second postulate of Bohr atomic model. Next is the energy। अब याद रखना है इस पॉइंट पे बच्चों, जो अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल the value of energy of an electron is quantized, फिक्स्ड है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे उसकी एनर्जी फिक्स्ड है वैसे ही उसका एंगुलर मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, mvr इक्वल टू nh ओवर 2 pi, where n is any whole number, 1 for first orbit, second orbit, third orbit and fourth orbit, so on, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज mvr इक्वल टू nh ओवर 2 pi। और नेक्स्ट स्टेप, जो जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या है, अभी कराई है, उसकी एनर्जी फिक्स है, मींस वो उसकी कौन सी स्टेट है, दैट इज इट्स स्टेशनरी स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस है, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस है, जितनी वो हो सकता है उसको, उसकी हमने क्या बोलना है, दैट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे याद रखना है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। पर सोडियम के लिए, फॉर सोडियम एटम हाइड्रोजन स्टेट क्या होगी बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट में से 2 इलेक्ट्रॉन और
लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड ऑर्बिट, फिर वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट। इसी तरह हाइड्रोजन की क्या होगी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट टू द पॉसिबल न्यूक्लियस में है, जितना वो हो सकता है, दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बच्चे वो क्या करेगा, अगर हम उसको एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा। अगर इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है, तो कितनी एनर्जी लेके जंप कर जाएगा, E2 माइनस E1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक एनर्जी लेवल से किसमें जंप कर जाएगा, इनटू सेकंड एनर्जी लेवल। पर यह बात याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास पॉकेट मनी 100 रुपये मिलती है, 100 रुपीज़ मिलती है, तो हम 100 रुपीज़ हमारी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट। और अगर हमें अपने बर्थडे पे किसी फंक्शन पे ज़्यादा पैसा मिल जाता है ना, मीन्स क्या होगी, हमारी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हमारी एनर्जी ज़्यादा है तो हम कौन सी स्टेट में चलेंगे, एक्साइटेड स्टेट में। बेटे सोच के देखो, जब तक हम दोबारा 100 पे नहीं आ जाते तब तक हम कौन सी स्टेट पे रहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी है, अगर उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी वो कौन सी स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट क्या है, दैट इज द अनस्टेबल स्टेट ऑफ एन एटम, और उतनी ही एनर्जी वापस करके इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट क्या होंगे कि सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं और की एनर्जी स्टेशनरी है। और याद रखनी है वैल्यू ऑफ EN, RN एंड VN। फिर बच्चों क्या याद रखना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, mvr इक्वल टू NH/2π। फिर हमने एक्सप्लेन कर लिया कि जो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फिर हमारे और जब वापस आएगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। फिर हम आगे की जो एनर्जी की वैल्यू है दैट इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बच्चों क्या है, इसकी सक्सेसफुल क्या है, क्या सक्सेसफुल है इसके बोहर्स एटॉमिक मॉडल थे। फर्स्ट क्या है कि इसने एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी। क्या भी, जब तक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ना वो लूज कर रहा है एनर्जी ना वो गेन कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चे कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द मेन जो है दैट इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स मॉडल explain the line spectrum of hydrogen atom। line spectrum of hydrogen atom means कि जब हमने हाइड्रोजन गैस को हीट किया और बाय गिविंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, तो जो स्पेक्ट्रम आया उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो पहली सीरीज क्या थी उसकी, पहले ना इसको एनर्जी लेवल डायग्राम बना लो, n इक्वल टू 1। और बेटे क्या ध्यान रखना है कि जो गैप है कम करते जाना है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 5। और हायर जो जो हम हायर जाएंगे जो, ठीक है। अगर हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, हायर एनर्जी लेवल टू n इक्वल टू 1, ये किस में आ रहा है, दिस इज इन यूवी रीजन। और जिसने बच्चों एक्सप्लेन किया उस साइंटिस्ट का क्या नाम हो गया, लाइमन। उस सीरीज के क्या नाम हो जाएगा, लाइमन सीरीज, ठीक है। और अगर हायर एनर्जी लेवल 2 सेकेंड आ गया, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय बामर एंड नेम ऑफ सीरीज इज बामर सीरीज। थर्ड बच्चों आ जाएगा दैट इज पाश्चन सीरीज। नेक्स्ट इज n equal to 4 bracket series, and next is n equal to 5, that is the fund series। means
बोहर्स मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों इतनी लाइंस आ रही हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, कि जब हम गैस को हीट कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन नहीं हीट हो रहा, एक एटम नहीं हीट हो रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के हीट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लेवल्स पे जंप कर रहे हैं, और जंप किए हुए इलेक्ट्रॉन जब वापस आ रहे हैं तो हमें लाइंस दे रहे हैं जिनको हमने सीरीज का नाम दे दिया। याद रखना है बच्चे, दिस इज इन यूवी रीजन, दिस इज इन विजिबल रीजन एंड ऑल दीज आर इन IR रीजन। अब इस एक और मल्टीपल का क्वेश्चन निकलेगा, क्या है कि इसके अलग यूवी रीजन क्या है, इसका अलग रीजन है, पर ये तीनों सेम रीजन में क्यों है? क्या बताया आपको, हमने स्केयर से डिवाइड किया है। द गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल डिक्रीज हो रहा है, इस करके गैप डिक्रीज होने के कारण जो एनर्जी डिफरेंसेस हैं वो भी डिक्रीज कर रहे हैं, और ये तीनों सीरीज जो है वो एक ही रीजन में आ रही हैं, दैट इज द इंफ्रारेड रीजन। मींस फर्स्ट उसने क्या एक्सप्लेन कर दिया बोहर एटॉमिक मॉडल ने, स्टेबिलिटी एटम की एक्सप्लेन कर दी। सेकंड उसने क्या एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब नेक्स्ट है, अभी बोहर क्या नहीं एक्सप्लेन कर सका, ठीक है, बोहर ने क्या नहीं एक्सप्लेन किया। फर्स्ट बच्चों मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को उसने जस्ट हीलियम लिथियम को कह दिया, पर जो हायर एटम्स है जैसे सोडियम है उसको हाइड्रोजन लाइक करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मींस जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको एक्सप्लेन नहीं बोहर एटॉमिक कर सका। दूसरा बच्चे, जब हाइड्रोजन को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं, ईच लाइन स्पेक्ट्रम स्प्लिट्स इनटू नंबर ऑफ लाइंस। मींस वो कौन सा इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर सका बच्चों, बोहर एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या है, जब हमने गैस को मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ईच लाइन स्प्लिट्स इनटू नंबर ऑफ लाइंस। और थर्ड बच्चों को नहीं एक्सप्लेन कर सका, दैट बोहर्स एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। ये भी सेम है एज जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट में क्या था, किसमें रखना है हमने, मैग्नेटिक फील्ड में, और स्टार्क में क्या हमने किसमें रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हम मॉलिक्यूल को, गैस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके उसका लाइन स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो लाइन क्या कर रही है, स्प्लिट्स कर रही है इनटू नंबर ऑफ लाइंस। इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई, बोहर की क्यों कर रही हैं, ठीक है। मेन क्या है बच्चों, किसको नहीं एक्सप्लेन कर सका, मल्टी एटॉमिक सिस्टम को, जीमन इफेक्ट, दिस स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर बच्चों मेन जो इसको ड्रॉबैक सेटबैक लगा बोहर एटॉमिक मॉडल को, दैट इज फ्रॉम डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली, दैट इज ड्यूअल करेक्टर ऑफ मैटर। और बच्चों एक इसको लगा इफेक्ट, that it cannot explain uncertainty principle, कि ना तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन को या डी ब्रॉगली पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन कर सका, ना ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। डी ब्रॉगली क्या है बच्चों, डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है, कहते जैसे हम पढ़ते हैं ना उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, हम दोनों चीजें एक्सप्लेन करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ पार्टिकल नेचर से ही। इसी तरह डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि कोई भी जो मैटर है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका कौन सा बिहेवियर है, ड्यूअल बिहेवियर है, वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर रही हैं और एज ए वेव भी। और अनसर्टेनिटी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है बच्चे, कहते भी हम तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की दोनों चीजें मेजर ही नहीं कर सकते, पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली। फिर बोहर ने कैसे मेजर कर दी कि इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड अनसर्टेनिटी। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बच्चे ये एंट्रेंस के लिए याद रखना है फॉर कंपटीशन एग्जाम। फ्रॉम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम we can calculate the value of energy required to jump the electron
from one energy level to another energy level. For example, for first excitation mean electron jumps from E1 to E2. फिर क्या हो जाएगा H nu equal to E2 minus E1, that is delta E equal to H into C over lambda. We can calculate the value. Yeah, E1 we know minus 1312 किलोजूल पर मोल ओवर एन स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट की एनर्जी निकाल लो, E2 की एनर्जी निकाल लो. फॉर E2 इज दिस एंड E1 इज दिस, और ये वैल्यू निकाल लो बच्चों. -1312 En इक्वल टू -1312 ओवर एन स्क्वायर किलोजूल पर मोल. मीन्स हम क्या निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन, और हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी. याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट दैट इज E1 टू, हम हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं बच्चों, E1 टू E infinity. मीन्स वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी बाय यूजिंग E infinity minus E1, that is 0 minus E1. This is equal to kinetic energy of an electron in case of hydrogen atom. और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम आ जाएगा बच्चे, then multiply it by Z square. हम एक न्यूमेरिकल करते हैं. कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एटम. हमें क्या है, कैलकुलेट first excitation energy of hydrogen atom. फर्स्ट अभी आपको करा के हटी हूँ. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, when electron jumps from E1 to E2. ठीक है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, E2 माइनस E1. फिर E1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, -1312 ओवर 1, और E2 की वैल्यू क्या होगी, -1312 ओवर 4. डेल्टा E कितनी आ जाएगी बच्चे, -1312 ओवर 4 प्लस -1312 ओवर 1, एंड दिस विल बी अवर आंसर. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अपनी जो एनर्जी आ जाएगी दैट विल बी 9.84. ये वैल्यू निकाल लेना, जिसकी क्या होगी देख लेना. -328 प्लस 1312, एंड दिस विल बी योर आंसर किलोजूल पर मोल. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. बच्चों ध्यान रखना है, अगर आज किसी भी एटम की लाइमन सीरीज की फर्स्ट एनर्जी निकालो. फॉर लाइमन फर्स्ट लाइन की, फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज n इक्वल टू 1, n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2. और अगर आज फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज, then n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 3. ये एंट्रेंस के लिए याद रखना है. फर्स्ट लाइन इन दैट सीरीज, लेमन में आ जाएगा n1 1, और बामर में आ जाएगा n1 2, फिर आगे पास्चन में n1 3. फर्स्ट लाइन मीन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू दैट एनर्जी लेवल डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट. जिस सीरीज को वो साइंटिस्ट को बिलोंग कर रही है. लाइमन में n1 1 है, बामर सीरीज में n1 2 है, ऐसे ध्यान रखना है. और आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाए बच्चे, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम. क्या समझाया, आयोनाइजेशन एनर्जी इज E infinity माइनस E1, एंड E infinity आर्बिट्रेली हमने क्या फिक्स किया है, 0. IE इक्वल टू 0 माइनस 1312 ओवर 1 किलो जूल पर मोल, दैट इज प्लस 1312 किलो जूल पर मोल इज द ionization energy
रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। मतलब बोहर एटॉमिक मॉडल से हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है एंट्रेंस के लिए। एक तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये ध्यान रखना है, और लास्ट लाइन क्या होगी, इन्फिनिटी टू उस सीरीज की N1 1 N2 2, मतलब ऐसे लेना है। N2 लाइमर सीरीज के लिए N1 1, फॉर बामर सीरीज N1 2, पास्चन सीरीज N1 3, ब्रैकेट सीरीज N1 4, और फर्स्ट लाइन वो होगी जस्ट उससे हायर वाली, और लास्ट लाइन क्या होगी बच्चों, फॉर इनफाइनाइट टू उस लाइन तक आना जिस सीरीज में वो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, E इन्फिनिटी और माइनस E1, और E इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, मीन्स जो उसकी E1 की एनर्जी है उसको अगर पॉजिटिव वैल्यू ले लो, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम। ये यहाँ हो गया बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बच्चों क्लासिकल मॉडल अब खत्म हो गए, अब हमने क्वांटम थ्योरी पे जाना है। डी ब्रॉगली इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट उसमें लेक्चर में यही करवाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।